फिरोज तुगलक की विदेश नीति। हम सभी ये जानते हैं कि फिरोज तुगलक न तो एक पराक्रमी सैनिक था और न ही सुयोग्य सेनानायक था। इसलिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली से स्वतंत्र होने वाले क्षेत्रों को फिर से जीतने का उसने कोई प्रयास भी नहीं किया था। यदि उसके सलाहकार ने कभी कभी उस पर सैनिक अभियान के लिए दबाव भी डाला तो कहा जाता है कि विवश होकर अभियान के लिए तो वह गया, लेकिन विफल होकर लौट गया। वास्तव में वह साम्राज्य विस्तार की कोई आशंका रखता ही नहीं था। वह तो केवल अपने मौजूदा साम्राज्य को सुसंगठित करके उसकी उन्नति करने में विश्वास रखता था। फिर भी उसके समय में कुछ आक्रमण हुए या उसने अभियान किए, जिसमें पहला आता है बंगाल, जो कि 1338 ईस्वी में बंगाल का अधिकांश भाग स्वतंत्र हो गया था और 1352 ईस्वी तक शमसुद्दीन इलियास शाह ने समस्त बंगाल को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने तिरहुत पर हमला किया और 1353 ईस्वी में सुल्तान ने बंगाल पर आक्रमण किया। अपनी राजधानी पांडवा को छोड़कर इलियास इकदुल के दुर्ग में चला गया और एक लंबे समय तक सुल्तान इस दुर्ग को विजय नहीं कर पाया और वर्षा ऋतु के नजदीक आते देखकर सुल्तान दिल्ली वापस लौट गया और 1359 ईस्वी में फिरोज ने फिर से बंगाल की ओर रवाना हुआ। इलियास का पुत्र सिकंदर भी इकदल के दुर्ग में रक्षा के हेतु चला गया। इस बार भी सुल्तान को सफलता नहीं मिली और वह वापस दिल्ली लौट गया। तो इस प्रकार से बंगाल का अभियान जो उसमें उसको कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा, जाजनगर या पुरी का आक्रमण, कि बंगाल से लौटते समय वह थोड़ी देर के लिए जौनपुर रुका और वहां से वह जाजनगर यानी कि उड़ीसा की ओर बढ़ा और जगन्नाथपुरी के मंदिर की रक्षा में स्वयं को असमर्थ पाकर जाजनगर के राजा भानुदेव तृतीय वहां से चला गया और सुल्तान ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया और जगन्नाथ की मूर्तियां जो थी उनको भी समुद्र में फेंका दिया और भानुदेव तृतीय की अधीनता स्वीकार करने पर सुल्तान 1361 में फिर से दिल्ली चला गया, अर्थात वहां पर उसने बहुत ज्यादा लूटपाट की थी। इसी प्रकार से नगरकोट कि 1361 ईस्वी में सुल्तान एक सेना लेकर कांगड़ा में स्थित नगरकोट गया। 6 महीने के घेरे के बाद नगरकोट के राजा रूपचंद ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि ज्वालामुखी का मंदिर नष्ट नहीं किया गया, किंतु सुल्तान वहां से 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां अपने साथ दिल्ली ले आया, जिनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद भी करवाया था। इसी प्रकार से सिंध की विजय कि 1365 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां के सम्मा कबीले के शासक जाम बन भीना ने डटकर शाही सेना का मुकाबला किया और उसने शाही सेना को काफी क्षति पहुंचाई तथा बाध्य होकर सुल्तान गुजरात के लिए रवाना हुआ और कच्छ की खाड़ी के प्रदेशों में वह रास्ता भूल गया तथा 6 महीने तक शाही सेना के लिए रवाना हुआ। कच्छ की खाड़ी के प्रदेशों में वह रास्ता भूल गया और 6 महीने तक शाही सेना में कोई समाचार दिल्ली नहीं पहुंच पाए और 1366 ईस्वी में फिर सिंध पर आक्रमण किया गया और इस बार जाम ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी प्रकार से मंगोलों के आक्रमण, उसके समय में मंगोलों के 2 साधारण आक्रमण हुए थे और उन्हें वह बड़ी आसानी के साथ में उसने खदेड़ दिया था। तो इस प्रकार से फिरोज जो है उसके समय में कोई खास सैनिक अभियान नहीं किए गए थे। जो किए गए थे उसमें उसने कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त की, केवल वहां की मंदिर मूर्तियां इत्यादि जो उनको उसने तोड़कर अपनी संतुष्टि जो है कर ली थी। अगली बात आती है फिरोज तुगलक का चरित्र मूल्यांकन। ये हम सभी जानते हैं कि फिरोज के चरित्र और व्यक्तित्व के संबंध में इतिहासकार जो अलग अलग बात कहते हैं कि जैसे कि इतिहासकार बर्ली, शामसे सिराज, अफीफ आदि ने उसके चरित्र की प्रशंसा की है। तो आधुनिक इतिहासकारों में हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने शासक के रूप में फिरोज की प्रशंसा की है। उसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। सर वुल्जले हेग ने लिखा है कि फिरोज के शासनकाल के साथ भारत में अकबर से पहले के मुस्लिम शासन के इतिहास का एक गौरवमय युग जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वरी प्रसाद ने भी फिरोज में उस विशाल हृदय और निरुत्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था, ऐसा कहा है, जिसने सार्वजनिक हितों के उच्च मंच से सभी संप्रदाय और धर्मों के प्रति शांति, सद्भावना तथा सहिष्णुता का संदेश दिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान जो उन्होंने इसके बारे में अलग अलग बातें कही है। जुलाई 1374 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र और सिंहासन के उत्तराधिकारी फतेह खां की मृत्यु से कहा जाता है कि उसे बहुत बड़ा आघात लगा था और उसका दूसरा पुत्र जफर खां भी मृत्यु के निकट था और फिरोज के वृद्ध होने तथा मानसिक रूप से परेशान होने के कारण समस्त सत्ता उसके वजीर खाने जहां
ने हत्या ली थी और उसने सुल्तान की तृतीय पुत्र मोहम्मद खां तथा जफर खां नामक एक शक्तिशाली अमीर के विरुद्ध फिरोज के कान भरने शुरू कर दिए और सुल्तान की अनुमति प्राप्त कर खाने जहां ने जफर खां को गिरफ्तार कर लिया, किंतु जफर खां कैद से निकलकर भाग निकलने में सफल हुआ और मेवात चला गया। अगस्त 1389 में मोहम्मद खां को सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसने खाने जहां का वध करवा दिया। विलासिता के कारण मोहम्मद खां राजकार्यों का पूरा ध्यान नहीं दे सका और उसके व्यवहार से अमीर जो थे वो नाराज हो गए, इसलिए मोहम्मद राजधानी खां से भाग गया और सुल्तान ने उसे परास्त किया और उसके स्थान पर उसने अपने पोते गयासुद्दीन तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में सितंबर 1388 में सुल्तान फिरोज जो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि तुगलक वंश जो उसके पतन के लिए कौन फिरोज तुगलक जिम्मेदार था, क्योंकि उसकी धर्मांधता की नीति जिसमें कि उसने सिया और सुन्नी मुसलमान जो उसमें भी भेद किया, इसके अलावा हिंदू और मुसलमान जो उसमें भी भेद किया, हिंदुओं के प्रति उसने कट्टरता की नीति जो उसको अपनाया था जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसी प्रकार से उसका सैनिक दृष्टि से कमजोर होना, क्योंकि वो सैनिक दृष्टि से योग्य नहीं था, उसने जो भी अभियान किए उसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की थी और ना ही उसने अपना साम्राज्य विस्तार की योजना जो बनाई थी। इसके अलावा उसके द्वारा जागीर प्रथा जो उसको फिर से आरंभ करना, जिसकी वजह से राजकोष जो या उसकी इनकम जो वो कम होने लगी थी। इसके अलावा दास प्रथा, क्योंकि उसे दास रखने का बहुत बड़ा शौक था और जिसके कारण उसने बहुत भारी संख्या में दासों को रख रखा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा राज्य की आय का हिस्सा जो इनके ऊपर खर्च होता था और ये लोग फिर बाद में धीरे धीरे राजनीतिक दलबंदी जो वो भी करने लगे थे और इसके कारण कहा जाता है कि शासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था जो वो भी फैल गई थी, जिसकी वजह से तुगलक वंश उसका पतन भी हुआ था। ये हमारा फिरोज तुगलक कंप्लीट होता है।